नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका प्रोफेशनल टूल्स चैनल्स में। आज हम देखते हैं पीटी शेयर में हमारे पास है कौन से 7 एमसीक्यू जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के फटाफट चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आजीविक संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। ये सब क्वेश्चन आपको देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपका सीरीज है करंट और स्टैटिक दोनों को लेकर चल रहा है, जो जिससे जहाँ भी आपको अपनी कमियां नजर आए आप उसे दोबारा से पढ़ के जो है कि उसको और मजबूत करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, इसका केंद्रीय विचार था कि मानव के कार्य उसके स्वयं के कर्म और अंततः उसकी नियति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड, इसकी स्थापना मक्खली गोसल ने की थी। थर्ड, आजीविक संप्रदाय से संबंधित बराबर की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 2, डी है सभी। तो ध्यान सोचो दोस्तों, इसका क्या सही आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट है, क्या ये तीनों सही है क्या, या फिर 1 2 सही है, 2 और 3 सही है, या केवल 1 सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, थर्ड वाला गलत है। इसको जो है कि बराबर की गुफाएं जो इनको दी गई थी या जो इससे संबंधित है, ये जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में अभी नहीं शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा इस बराबर गुफा के बारे में विषय में समझ लेते हैं। देखो, ये जो मक्खली गोसल थे, मक्खली गोसल, ये जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन थे। मतलब जब बौद्ध धर्म था की उत्पत्ति हुई थी, जैन धर्म जब चल रहा था समाज में, तो उस टाइम के समकालीन थे। और बराबर अशोक और उनके पौत्र जो थे, ठीक है, अशोक और उनके पौत्र ने जो है कि इनको जो है कि बराबर की गुफाओं में रहने के लिए जगह दी थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये नियति को ही सब कुछ मानते हैं। ये बोलते हैं कि जो भी हो रहा है संसार में, या जो भी होने वाला है, या जो भी पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, सब नियति में निर्धारित है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। और तीसरी बात ये जो कि नास्तिक है। ठीक है, आजीविक संप्रदाय जो है कि नास्तिक है, ये ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। ये इनके बारे में थोड़ी जान और थोड़ा सा हम देख रहे थे कि बराबर की गुफाएं कैसी है, ताकि हमको ये चीज़ जो कि लंबे समय तक याद रहे। चलो देखते हैं बराबर गुफाएं। देखो, ये मैंने गूगल से किया है। ये रहे बराबर की गुफाएं, देखो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखो और क्लियर आपको समझ में आएगा। अब आगे ये गेट जो है ये अब लगाया गया है, पहले नहीं था। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख लो, समझ में आएगा आपको। ठीक, ये देखो इस पिक्चर, वाइट पिक्चर में समझ में आएगा। देख रहे हो, ये पूरी गुफा है, ये मेन उसका द्वार है गुफा का। ये बिहार में स्थित है, मैं आपको ये बता दूं। और ये देखो गुफा के अंदर भी मैं आपको ले चलता हूँ। ये गुफा के अंदर का जो कि सीन है, और ये जो एंट्री पॉइंट है, इसी के बाद ये जो कि आपको सीन देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये जो कि बिहार में स्थित है आपका। चलो चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो इसका जो सही आंसर था वो था क्या था, 1 और 2, थर्ड वाला केवल गलत है कि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब देखो, ये करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार के लिए, यूपीएससी के लिए। 2 आपसे कहता है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा ऊर्जा संकट के समाधान हेतु मेथेनॉल अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है, मेथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है। सेकेंड, नीति आयोग ने हालिया में 20% मेथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रण बनाने की नीति तैयार कर रही है। थर्ड है, मेथेनॉल के उपयोग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल में पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो मेथेनॉल के संबंध में दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप जितना जानो उतना कम है, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलो, उपयुक्त में से कौन से सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है 1 2 3, सी 1 2 3 सभी। वीडियो को पॉज करो, ध्यान से सोचो इसका क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, 1 2 3 सभी चीज़ें सही है इसमें बताई जा रही है। मेथेनॉल का जो देखोगे ना, पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व, मतलब ये जो इसकी जो एनर्जी है लेवल, पेट्रोल से थोड़ा सी कम एनर्जी देती है, ये कहने का मतलब इसका है। सेकेंड, नीति आयोग जो कि कह रहा है कि 20% मेथेनॉल हमको पेट्रोल में मिश्रण करना है। इससे क्या होगा, देखो आपको जो कि प्रदूषण भी कम होगा। ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अगले 30 वर्षों में जो कि 40% कार्बन उत्सर्जन शहरों से कम हो जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। ठीक है, और तीसरी बात इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, हम उससे जो कि फिर से मेथेनॉल बना सकते हैं। ये काफ़ी इसका अच्छा पॉइंट है।
और इसमें समस्या ये है कि हम तकनीकी रूप से उतने भी सक्षम नहीं हुए हैं कि CO2 से जो है कि मेथेनॉल को फिर से बना ले। कुछ कंट्री इस समय हो चुकी हैं, पर भारत के लिए अभी भी ये चुनौती है। ठीक है, हम देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, इसको भी अचीव करेंगे। तो चलो, ये मेथेनॉल के संबंध में आपने देख लिया। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 1 2 3 4। और अभी वर्तमान में मैं बता दूँ आपको, वर्तमान की सरकार के जो एजेंडा है कि वर्तमान में हम जो कि 6.3% जो है कि मेथेनॉल मिक्स करेंगे। पर अभी अगर आप रियलिटी चेक करोगे तो लगभग 1% या 2% के आसपास ही मेथेनॉल जो है कि मिक्स होता है पेट्रोल में। ठीक है, रियलिटी में, लेकिन एजेंडा जो कि 6.3% के रखने की बात की गई है, जिसको जो है कि आगे 20% मेथेनॉल करने की योजना बनाई जा रही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये आपका इन्वायरमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एज इफेक्ट को परिभाषित करता है, कौन? ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिएगा आपको, पता नहीं ये इसमें से कौन जो कि एज इफेक्ट को सही परिभाषित कर रहा है। अगर आपने इन्वायरमेंट का सेक्शन देखा होगा तो रिकॉल करने की कोशिश करिए कि एज इफेक्ट क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए है, यह 2 पर्यावासों की सीमा पर स्थित जनसंख्या या सामुदायिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बी, उच्चतम पोषण पर स्थित प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सी, यह पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्रों पर जातिगत विविधता की कमी को प्रदर्शित करता है। डी, खाद्य जाल में असंतुलन के कारण किसी प्रजाति के लगभग विलोपन की स्थिति को दर्शाता है। ये 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से सोचो दोस्तों कि क्या कौन सा इसमें सही होगा। वीडियो को पॉज करो, एज इफेक्ट रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ये जो कि 2 पर्यावास की सीमा पे, मान लो एक आवास ए ये है, एक आवास बी ये है, तो इसकी जो सीमा है, जो मान लो ये जो मिले इन दोनों की सीमा है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा ये बीच का, इनके दोनों के बीच का एरिया, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एज इफेक्ट। यहाँ पे जो कि देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसको मैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको समझ में आएगा। मान लो ये एक ए, ये बी, ये किसी ए स्पीसीज का पर्यावास है, ये कोई ए पर्यावास है जहाँ पे कुछ जीव जंतु 3 स्पीसीज है। यहाँ पे कुछ बी स्पीसीज का पर्यावास है जहाँ पे 3 और जीव अलग तरह के रह रहे हैं। लेकिन इन दोनों का देखो जो बॉर्डर है जहाँ पे ये दोनों की सीमा मिलती है, वहाँ पे देखो ए और बी दोनों तरह की स्पेसीज भी पाई जाएंगी, और साथ ही यहाँ पे कुछ और स्पेसीज भी पाएंगे। तो क्या होता है, एक तरह से एज इफेक्ट जो कि डाइवर्सिटी रीच होता है। यहाँ पे बहुत सारे जीवों की विभिन्नता पाई जाती है, और यहाँ पे जो कि स्ट्रक्चर इन दोनों के मिलने से जो कि थोड़ा सा संरचना के आधार पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपने एज इफेक्ट देख लिया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, विशेष अभिभाषण प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में आयोजित होता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, यह एक संसदीय परंपरा है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इससे से बोला कि आपको कौन से सही कथन ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है कोई नहीं। ध्यान से वीडियो को पॉज करो दोस्तों, सोचो। आपने राष्ट्रपति के समय में पढ़ा होगा अभिभाषण के, उनके विशेष अभिभाषण के संबंध में पढ़ा होगा। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, या कुछ एक गलत है, 2 गलत है, कुछ आप ध्यान से सोचिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। 1 सही है, 2 वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया है। जो आपका संविधान का आर्टिकल 87 है, अनुच्छेद 87, इसमें जो कि साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है, और उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो अभिभाषण होगा यह जो कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में जो कि इसका अभिभाषण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा में अलग किया जाएगा, राज्यसभा नहीं, दोनों में साथ में किया जाएगा। और साथ ही इसमें ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना, ठीक है, जो प्रेसिडेंट अभिभाषण देता है उसके बिना जो कि सत्र का आरंभ नहीं होगा किसी नए साल का। तो जब, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, एक केस है 1977 का। मे भी ऐसे क्वेश्चन आपसे आ जाए तो मैं आपको उसके लिए बता दूं कि आप थोड़ा सा तैयार है। 1977 में क्या था कि लोकसभा हमारी भंग हो गई थी। ठीक है, ये पिक्चर में थी नहीं, तो उसमें सिर्फ राज्यसभा थी। तो उसमें जो कि राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया नहीं था, नए साल की शुरुआत हो गई थी, तो बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण के भी राज्यसभा ने अपना कार्यकाल, मतलब जो कि अपनी कार्य पद्धति को शुरू किया था। तो ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है कल को स्टेटमेंट में आ जाए कि बिना उसके ये हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जब लोकसभा, ये तब कंडीशन जब लोकसभा भंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकसभा जो कि कार्य में है तब नहीं, जब लोकसभा भंग है तब जो कि राज्यसभा जो कि अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ही जो है कि अपने जो कि अपना सत्र की शुरुआत कर ली थी। चलो, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। SCO ये देखो संस्था से संबंधित है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। पाकिस्तान इसका सदस्य है पर भारत इसका सदस्य नहीं है। ध्यान से पढ़ो, काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग कर लोगे। आपको सही विकल्प को चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 2 3 सभी, डी है 1 और 3। वीडियो को पॉज को ध्यान से सोचो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, केवल 2 सही है। पहला वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है। क्यों गलत है पहला भाई? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है दोस्तों, बीजिंग में है। नाम है संघाई कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इसको जो मीटिंग हुई थी वो संघाई में हुई थी SCO की, तभी जाके जो कि SCO के निर्माण हुआ था, तो इसलिए इसका नाम संघाई कोऑपरेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो कि बीजिंग में। ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर कन्फ्यूजन का मुद्दा बन जाता है। दूसरा सही है कि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी SCO की। और तीसरा ये गलत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान इसका सदस्य, भारत भी इसका सदस्य है। जो 2017 का आपका अस्ताना की मीटिंग हुई थी, इसमें इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों को सदस्यता मिली थी। चलो आओ थोड़ा सा SCO को मैप से समझ लेते हैं कि कैसे है। ये देख लो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है, आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और रसिया है। ठीक है, ये कुछ कंट्री है, आप ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा इसमें मंगोलिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये थोड़ा सा आम हो जाता है। और आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये भी नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान मेनली आप ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान इसमें जो है कि अफगानिस्तान नहीं शामिल है। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी, केवल 2 सही थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। पिथौरा चित्रकलाओं के संबंध में आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है आपका। पिथौरा चित्रकलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चित्रकला छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाती है। सेकंड, इसमें विशेष रूप से स्थानीय देवताओं का चित्र बनाया जाता है। उपरोक्त कथन के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करें। देखो आपको असत्य पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आप इसको सही मत समझिएगा। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। मतलब केवल 1 गलत है, केवल 2 गलत है, दोनों गलत है या फिर कोई नहीं गलत है, अर्थात दोनों सही है। तो वीडियो को पॉज को ध्यान से सोचो दोस्तों। पिथौरा चित्रकला ये सुर्खियों में बना था आपका 3-4 महीने पहले थोड़ा सा। तो इसका जो सही आंसर है डी सी, मतलब इसमें से कोई दोनों जो है कि गलत है, दोनों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आओ इसको थोड़ा सा हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखो ये है आपका पिथौरा चित्रकला, ध्यान से देख लो, इस टाइप की कुछ चित्रकला है। अब स्टेटमेंट क्यों गलत था ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये गुजरात और मध्य प्रदेश की चित्रकला है। मैंने वहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया था छत्तीसगढ़ और झारखंड, वो गलत था। क्यों? क्योंकि ये जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के जो कुछ आदिवासी समुदाय उनके द्वारा बनाई जाती है। और देखो ये इसकी थोड़ी सी विशेषताएं देख लो। इनका प्रयोजन धार्मिक व आध्यात्मिक बताया जाता है। शांति और समृद्धि लाने के लिए घरों की दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं। अब ऐसा कल को हो सकता है कागज़ पे पेंट किए जाते हैं चित्रित, तो ऐसा नहीं है। ये जो कि घरों की दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं। थोड़ा सा इसका देखो, उन्हें विशेष रूप से पारिवारिक अवसरों और रस्म पर किया जाता है। इनमें पशुओं, विशेष रूप से घोड़ों का चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसमें देख लो मैंने वहाँ पर लिखा इसमें मुख्य रूप से स्थानीय देवताओं का चित्रण किया था, जी नहीं, इसमें मुख्य रूप से पशु का जो कि चित्रण किया जाता है, खासकर पशुओं में भी, खासकर घोड़ों का। आप देखो जैसे पिक्चर में आपको दिखेगा, देखो आपको घोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, हाथी भी है, ठीक है, लेकिन देखो घोड़े की पिक्चर जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की कुछ आर्ट है पिथौरा चित्रकला। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये जो कि आपका गुजरात और MP में जो कि फेमस है, और ये जो कि पशुओं की चित्रकला से संबंधित है। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, कि दोनों कथन गलत है। क्योंकि हमको असत्य पूछा था। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट PT7 का क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू स्टोरी ऑटोबायोग्राफी का संबंध है। ये एक स्टोरी ऑटोबायोग्राफी आपको बताना है कि किससे इसका संबंध है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू स्टोरी। ठीक है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी है भगत सिंह, डी है महात्मा गांधी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद आप सभी लोग कर लोगे। इसका जो सही आंसर है महात्मा गांधी। ये जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू स्टोरी। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे 7 आंसर की। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे, और जो भी आपकी कमियां लगी होंगी, जहां भी आपको दिक्कत आई होगी, आप उसको बुक से जाकर या अपने नोट से जाकर फिर से रिविजन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।